देखिएगा, आज की जो हमारी क्लास रहेगी BESC 133 पाठ्यचर्या, शिक्षण अधिगम और आकलन देखेंगे। और ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इसमें मैं आप सभी को इस बुक में जितने चैप्टर हैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे और उसी की हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इतना तो मैं आपको जरूर पढ़ा दूंगा कि एग्जाम में अगर कुछ भी आएगा तो आप उसको जरूर लिख करके आ पाएंगे। ठीक है, और एग्जाम आपका अच्छा ही जाएगा। इसमें मैं जितना बताऊंगा उससे रिलेटेड अच्छे से आप लिख करके जरूर आइएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पाठ्यचर्या के परिप्रेक्ष्य क्या हैं। भाई पाठ्यचर्या क्या होती है, ठीक है, पाठ्यचर्या के परिप्रेक्ष्य क्या है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और आपसे पूछा भी जा सकता कि पाठ्यचर्या के परिप्रेक्ष्य बताइए। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता पाठ्यचर्या को लेकर। देखिएगा भाई मेरे, अगर हम लोग पाठ्यचर्या के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो पाठ्यचर्या क्या होती है? पाठ्यचर्या का मतलब होता है भाई मेरे, स्कूल में जो भी चीजें पढ़ाई जाती हैं, लिखाई जाती हैं, स्कूल में जो भी गतिविधि होती है उसी को भाई मेरे हम पाठ्यचर्या बोलते हैं। यानी स्कूल में जो सिलेबस यानी जो आपकी बुकें होती हैं, स्कूल में जो भी गतिविधि होती है, चाहे कोई खेल ओल होता है, टीचर आपको जो भी बताता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई मेरे, पाठ्यचर्या बोलते हैं। ठीक है, पाठ्यचर्या का मतलब ये नहीं कि सिर्फ किताबों के अंदर जो है जो सिलेबस होता है उसको पाठ्यचर्या नहीं कहते हैं। ठीक है, पाठ्यचर्या में सिलेबस तो आता है, लेकिन सिलेबस के साथ साथ स्कूल में मॉर्निंग मीटिंग होती है, स्कूल में एक्सरसाइज होती है, स्कूल में बच्चों को खिलाया जाता है, स्कूल में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी होती है। तो स्कूल में जो भी गतिविधि होती है या स्कूल में जो भी करवाया जाता है वो सारा पाठ्यचर्या में आता है। यानी शिक्षक और विद्यार्थी के बीच विद्यालय में जो कुछ हो रहा है, जो भी गतिविधि करवाई जा रही, जो भी एक्टिविटी हो रही है वो पाठ्यचर्या है। अब पाठ्यचर्या के कौन कौन से परिप्रेक्ष्य हैं? तो पाठ्यचर्या का पहला भैया दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। देखो पाठ्यचर्या की अगर हम लोग बात करें, पाठ्यचर्या का अर्थ उस दृष्टिकोण या विचारधारा से है जिसे पाठ्यक्रम को देखना समझना। भाई जो आपका पाठ्यक्रम है उसे आपको देखने का क्या नजरिया है, उसे समझने का। यानी स्कूल में जो सिलेबस होता है, जो बुकें होती हैं, जो पढ़ाई जाती हैं, उन बुकों को समझने का, देखने का जो तरीका होता है उसे कहते हैं पाठ्यचर्या के परिप्रेक्ष्य। ठीक है, यह शिक्षण और अधिगम यानी बच्चों को जो पढ़ाया जाता है उसका योजना, उसका उद्देश्य, उसके तरीके, उसको प्रभावित करता पाठ्यचर्या। भाई स्कूलों में जो सिलेबस बनता है, जो किताबें बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, पढ़ाने के जो तौर तरीके होते हैं वो किस आधार पर बनते हैं? तो पहला भैया दार्शनिक परिप्रेक्ष्य है। देखो दार्शनिक परिप्रेक्ष्य यह तय करता कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। भाई कहीं पर भी अगर बच्चों को पढ़ाया जा रहा ना किसी स्कूल कॉलेज में, तो सबसे पहले ये होगा भाई पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, ये दार्शनिक उद्देश्य है। विभिन्न दर्शन जैसे आदर्शवाद, यथार्थवाद, व्यवहारवाद, सभी के जरिए पाठ्यचर्या तैयार की जाती है। यानी जितनी विचारधाराएं हैं उन सबको ध्यान में रख करके स्कूल में जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, जो किताबें हैं, उनको बनाया जाता है। जैसे आदर्शवाद में नैतिक मूल्य पर बल दिया जाता है, जबकि यथार्थवाद में व्यवहारिक ज्ञान पर। आदर्शवाद तो कह सकते हैं भाई आपको नैतिकता बताता है, लेकिन जो यथार्थवाद है वो आपको सच्चाई बता, समाज की सच्चाई क्या। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रख करके, दार्शनिक चीजों को ध्यान में रख करके स्कूल में जो सिलेबस बनाया जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो बनाया जाता है। अगला भाई पाठ्यचर्या का मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य क्या है? ठीक है, यह छात्र को मानसिक अवस्था, उसकी उम्र, उसकी रुचि और आवश्यकताओं के अनुसार। भाई पाठ्यचर्या का मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य है कि स्कूल में जो भी सिलेबस बन रहा है, यानी बच्चे की उम्र क्या है, उसकी रुचि क्या है, उसकी जरूरत क्या है, इसी के आधार पर भैया किसी स्कूल में जो सिलेबस है या जो किताबें हैं उसको बनाया जाता है। किसी भी स्कूल में अगर आप देखोगे जो पाठ्यक्रम है, जो पढ़ाने की चीजें हैं, उसको बनाया जो जाता है, खासतौर से इन्हीं चीजों का हम ध्यान रखते हैं। ठीक है, पाठ्यचर्या में अगर बात करें जैसे पियाजे, स्कैनर या इन सभी के अनुसार पाठ्यचर्या बनती है। इसका उद्देश्य बच्चों को ज्ञानात्मक, भावनात्मक और व्यवहार ज्ञान देना है। यानी बच्चों को मनोवैज्ञानिक रूप से ध्यान में रख करके भी भाई सिलेबस बनाया जाता, पाठ्यचर्या बनाई जाती है। स्कूल में जो किताबें बनाई जाती, कॉलेज में जो बुकें होती हैं, आपको मनोवैज्ञानिक रूप से भी देख करके बना। अगला सामाजिक परिप्रेक्ष्य क्या है पाठ्यचर्या का? समाज शास्त्री या सामाजिक परिप्रेक्ष्य। भाई किसी भी स्कूल में या किसी भी कॉलेज में बच्चों का जो सिलेबस होता है, जो किताबें होती हैं, उसमें सामाजिक चीजें भी होती हैं।
जैसे समाज की क्या जरूरतें हैं, समाज में क्या समस्याएं हैं, समाज के अनुसार समाज को ध्यान में रख करके भी स्कूलों का सिलेबस बनाया जाता है या पाठ्यचर्या को बनाया जाता है। सामाजिक समस्या, समाज में क्या जरूरत है, समाज को क्या आवश्यकता है, इन चीजों को ध्यान में रख करके भी क्या होता भाई पाठ्यचर्या को बनाया जाता है या पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है। इन चीजों को भी हम ध्यान में रखते हैं भाई, किसी क्लास का या किसी बच्चे का सिलेबस बनाया जा रहा है तो समाज को ध्यान रखें, समाज में क्या बदलाव हो रहा है, समाज किस प्रकार का है, समाज में स्वतंत्रता, समानता, न्याय को ध्यान में रख करके भी सिलेबस को तैयार किया जाता है। समाज का उद्देश्य क्या है, समाज कैसा नागरिक बनाना चाहता है, इन चीजों को ध्यान में रख करके भी स्कूल का जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है उसको हम लोग बनाते हैं। पाठ्यचर्या का मनोवैज्ञानिक और तकनीकी परिप्रेक्ष्य क्या है। देखो अगर भाई साइंस में क्या बदलाव हो रहा है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है, इन चीजों को ध्यान में रख करके भी स्कूल का सिलेबस बनाया जाता है। जैसे कंप्यूटर या कह सकते हैं कि जो आज सोशल मीडिया आ रहा है, जो इंटरनेट आया है, जो लैपटॉप आया है, इन चीजों को भी ध्यान रख करके कह सकते भाई पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है। राजनीतिक रूप से किसी देश की राजनीति कैसे है, किसी देश का समाज कैसा है, किसी देश में अर्थव्यवस्था कैसी है या किसी देश की आर्थिक स्थिति कैसे है, इन चीजों को ध्यान रख करके भी भाई पाठ्यचर्या बनाई जाती है। पाठ्यचर्या का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य बताता है, किसी कभी भी अगर पाठ्यचर्या बनाई जाती, सिलेबस बनाया जाता है तो हमें इतिहास का भी ध्यान में दे रखा जाता भाई। किसी भी क्लास में अगर आप देखोगे या उसका सिलेबस बनाया जाता तो इतिहास को ध्यान में रखा जाता भाई, हिस्ट्री पढ़ाई जाती ना, हिस्ट्री के बिना तो पढ़ाई शुरू ही नहीं थी। तो भाई कभी भी अगर सिलेबस बनाया जाता है किसी भी क्लास का या पाठ्यक्रम बनाया जाता है तो उसमें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य यानी हिस्ट्री को, इतिहास को भी ध्यान में रख करके क्या है किसी क्लास का या किसी कॉलेज का हम लोग सिलेबस बनाते हैं। तो खास तौर से पाठ्यचर्या का मतलब होता है कि स्कूल में जो भी पढ़ाया लिखाया जा रहा है, जो भी चीज हो रहा है उसको बोलते भाई मेरे पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या को बनाते समय किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं उसको बोलते हैं पाठ्यचर्या के परिप्रेक्ष्य। तो पाठ्यचर्या के परिप्रेक्ष्य में मैंने आपको जो चीजें बताई हैं, इन्हीं चीजों को हम लोग क्या करते हैं भाई मेरे ध्यान रखते हैं। किसी क्लास का सिलेबस जब बनाया जाता है या पाठ्यक्रम बनाया जाता है, किताबें बनाई जाती हैं, तो इन सभी चीजों का ध्यान में रखना क्या है बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 2 क्या रहेगा, पाठ्यचर्या का अर्थ और प्रकार बताइए, जिसमें हम लोग पाठ्यचर्या के प्रकार देखेंगे और पाठ्यचर्या की परिभाषा और पाठ्यचर्या क्या होता है इसको देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भाई मेरे पाठ्यचर्या क्या होती है। देखो पाठ्यचर्या जो है, जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द कह सकते हो कि कैरियर से बना हुआ है। ठीक है, कैरिकुलम से बना है, जिसका अर्थ होता है दौड़ने का मार्ग। पाठ्यचर्या को खास तौर से लैटिन भाषा में क्या बोला जाता है, दौड़ने का मार्ग। शिक्षा के संदर्भ में अगर हम बात करें तो पाठ्यचर्या का मतलब होता है कि संपूर्ण योजना, अनुभव या क्रियाकलाप, विषय वस्तु या शिक्षण सामग्री को ही पाठ्यचर्या कहा जाता है। यानी विद्यालय में जो भी गतिविधि होती है, यानी विद्यालय में किताबें हैं, पाठ्य पुस्तकें हैं, टीचर हैं, तमाम तरह की जो एक्टिविटी होती है वो सभी को ही हम लोग भाई मेरे पाठ्यचर्या कहते हैं। पाठ्यचर्या का अगर मैं आसान भाषा में बात करूं तो पाठ्यचर्या वह संपूर्ण शिक्षा का अनुभव है जो छात्र विद्यालय में प्राप्त करता है। यानी छात्र विद्यालय में जो भी पढ़ता है, लिखता है, जो भी चीजें प्राप्त करता है वो सारी चीजें पाठ्यचर्या में आती हैं। चाहे वो कोई चीज पढ़ रहा है, लिख रहा हो, या खेल कूद रहा हो, या कोई एक्टिविटी कर रहा हो, विद्यार्थी विद्यालय में जो भी चीजें प्राप्त करता, जो भी चीजें जानता है, सीखता है, वो सारी चीजें पाठ्यचर्या में आती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे भाई मेरे पाठ्यचर्या के प्रकार। तो पाठ्यचर्या का पहला जो प्रकार है ना, फॉर्मल पाठ्यचर्या, कोर पाठ्यचर्या जिसको बोलते हैं। यह पाठ्यक्रम है जिसमें शिक्षा विभाग या संस्थानों के द्वारा किताबें बनाई जाती हैं। भाई पाठ्यचर्या में देखोगे पाठ्यचर्या कौन बनाता है, सबसे पहले भैया शिक्षा विभाग पाठ्यचर्या को बनाता है कि स्कूल में कैसे पढ़ाई होगी, कैसे लिखाई होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो पाठ्यचर्या के प्रकार में पहला भैया कोर पाठ्यचर्या, जिसको शिक्षा विभाग और संस्थाओं के द्वारा बनाया जाता है। इसमें पुस्तक, टाइम टेबल और कैसे पढ़ाना ये सब बताया जाता है। ठीक है, दूसरा है अनौपचारिक पाठ्यचर्या। अनौपचारिक पाठ्यचर्या यानी विद्यालय में शिक्षकों को, विद्यालय में छात्रों को मिलने वाले जो अनुभव हैं
वो पाठ्यचर्या में नहीं होते, परंतु टीचर उनको सिखाता है। इसको बोलते हैं अनौपचारिक पाठ्यचर्या। जैसे विद्यालय में बच्चों को टीचर सिखाता भैया कैसे नैतिकता, सामाजिक व्यवहार, अनुशासन सिखाता है। अगला होता है गोपनीय पाठ्यचर्या। गोपनीय पाठ्यचर्या होती है वह आदतें या मूल्य जो समाज में अप्रत्यक्ष रूप से होती हैं, जैसे शिक्षक का व्यवहार, विद्यालय का वातावरण, छात्र शिक्षक संबंध, ये भी पाठ्यचर्या में होता है। अगला प्राप्त पाठ्यचर्या क्या होती है? छात्र वास्तव में क्या सीखता है, चाहे वह औपचारिक अनौपचारिक हो। कभी कभी छात्र पाठ्यक्रम से अलग अतिरिक्त ज्ञान भी अर्जित कर लेते हैं। जैसे टीचर भैया किताब से ज्यादा भी अगर आपको कई बार बता दे रहा है, इसको बोलते भाई प्राप्त पाठ्यचर्या। अगला सह पाठ्यक्रम क्या होता है? सह पाठ्यक्रम का मतलब होता है भाई मेरे शिक्षण गतिविधियों के साथ साथ, जैसे खेल कूद, नाटक, संगीत, वाद विवाद भी अगर आप सीख रहे हैं तो इसको बोलते हैं सह पाठ्यचर्या, सह पाठ्यक्रम। अगला मूल्य आधारित पाठ्यचर्या होती है, जिसमें नैतिकता, संस्कृति, सामाजिक मूल्य सिखाए जाते हैं, जिसमें बच्चों को दया, करुणा, सद्भावना सिखाई जाती है। इसमें मूल्य आधारित पाठ्यचर्या है। तो भाई किसी पाठ्यचर्या सिलेबस को बनाया जाता है तो सिलेबस को बनाने में किन किन चीजों का ध्यान रखा जाता है, उसी को कहते भाई पाठ्यचर्या के प्रकार। पाठ्यचर्या भाई कह सकते कि शिक्षा विभाग बनाता है, समाज को ध्यान रख करके पाठ्यचर्या बनती है। विद्यार्थी जिन चीजों को सीखता है वो पाठ्यचर्या में होता है। कई बार टीचर पुस्तकों के ज्यादा बच्चों को बता देता है, इसे प्राप्त पाठ्यचर्या है। कई बार बच्चे विद्यालय में खेल कूद, डांस, नृत्य सारी चीजें सीखते हैं, ये अधिक पाठ्यचर्या है। मूल्य आधारित पाठ्यचर्या होती है, यानी आपको ज्ञान, कौशल, आपको दया, धर्म, सदाचार सिखाया जा रहा है, क्या है? मूल्य पाठ्यचर्या है। सह पाठ्यचर्या का मतलब होता है कि आप विद्यालय में नाटक, खेल कूद, संगीत भी सीखते हैं, पढ़ने के अलावा सीख लेते हैं। प्राप्त पाठ्यचर्या क्या? टीचर आपको बुक से ज्यादा भी आपको पढ़ा जा रहा है। भाई ये सारा हमारा सिलेबस में होता। पाठ्यचर्या इतने प्रकार की होती है, और पाठ्यचर्या क्या है और पाठ्यचर्या के प्रकार क्या हैं, ये आपके एग्जाम में भाई मेरे पूछा जा सकता। अगला चैप्टर देखिएगा रहा, तीसरा क्या हमारा रहेगा भाई मेरे? पाठ्यचर्या का विकास। पाठ्यचर्या का विकास कैसे होता है? जैसे भाई पाठ्यचर्या के कौन कौन से उपागम है? जैसे व्यवहारिक उपागम, व्यवहार में जो चीजें होती हैं वो भी हमारे सिलेबस में ऐड किया जाता है। व्यवहार जो आपका है आपको सिखाया जाता है, कैसे आपको उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे नमस्ते नमस्कार करना है, ये भी आपको पाठ्यचर्या में शामिल। प्रबंधन यानी आपको कैसे मैनेजमेंट करना है, आपको अपने जीवन को कैसे मैनेज करना है, कैसे आना है, कैसे जाना है। टाइम मैनेजमेंट भी पाठ्यचर्या में सिखाया जाता है। भाई स्कूल के सिलेबस में देखोगे ना तो विद्यार्थियों को टाइम मैनेजमेंट भी सिखाया जाता है। प्रणाली उपागम यानी प्रणाली यानी सिस्टम भी आपको सिखाया जाता है कि आपको सिस्टमेटिक चीजें, ढंग से चीजें करनी है, सिस्टम भी। मानवीय मूल्य भी सिखाए जाते हैं। भाई मानो एक आदमी को दूसरे आदमी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें वही व्यवहार करना चाहिए दूसरे के साथ जो सोचते हैं कि लोग हमारे साथ व्यवहार करें। इसको मानवीय उपागम कहते हैं। बौद्धिक और अकादमिक पाठ्यचर्या यानी जैसे जैसे बच्चे की बुद्धि का विकास होता है वैसे वैसे पाठ्यचर्या यानी स्कूल का जो सिलेबस है वो बदलता रहता। पाठ्यचर्या के कौन कौन से स्तर हैं? भाई स्कूल में जो सिलेबस बनाया जाता है, जो पाठ्यचर्या बनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है? जब बच्चा विद्यालय नहीं जाता, विद्यालय से पूर्व भी पाठ्यचर्या होती है, ठीक है। खास तौर से अगर आप देखें जो आंगनवाड़ी वाली होते हैं वहां पर भी तो देखा होगा भाई मेरे पाठ्यचर्या बनाई जाती है, बनाया जाता है। प्राथमिक विद्यालय प्राइमरी में भी पाठ्यचर्या बनती है। प्राइमरी में देखो किस प्रकार की पाठ्यचर्या, बच्चा छोटा है तो उस प्रकार की पाठ्यचर्या बनेगी, या बच्चा 6 से लेकर के 8 तक पढ़ता है तो उच्च माध्यमिक में पाठ्यचर्या अलग बनाई जाती है। जब हम 10वीं 11वीं पहुंच जाते, 9वीं 10वीं पहुंच जाते हैं तब हमारा सिलेबस बदल जाता भाई मेरे, तब हमारा कैलकुलम या पाठ्यचर्या बदल जाती ना, थोड़ा थोड़ा अपडेट होती रहती है ना। फिर जब 12वीं पहुंच जाते वहां पर हमारी पाठ्यचर्या बदल जाती है, हमारे पढ़ने का तरीका या सिलेबस हमारा बिल्कुल बदल जाता है, खासतौर से जब हम 11वीं 12वीं पहुंचते हैं। और खासतौर से भाई उच्च शिक्षा यानी जब हम कॉलेज में पहुंचते हैं, यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं, तब हमारी पाठ्यचर्या जो सिलेबस है, किताबें बदल जाती भाई ना, समय समय पर बदलती रहती ना, तो हर समय पर हर क्लास में हमारी जो पाठ्यचर्या है वो बदलती रहती है। और उसमें कह सकते हैं कि हमारी जो पाठ्यचर्या है उसमें परिवर्तन जो है वो लगभग आता ही रहता है। अगर हम लोग बात करें कि पाठ्यचर्या में जो बदलाव है, जो चेंजेज हैं वो होते रहते हैं। भाई सबसे पहले विद्यालय जाने से पहले
आंगनबाड़ी वाड़ी में जो पाठ्यचर्या बनती है अलग होती है। फिर जब हम प्राइमरी में पढ़ने जाते हैं तो वहां पर हमें अलग पाठ्यचर्या मिलते हैं, और प्राइमरी से जब आप निकल करके छठी सातवीं में आएंगे तो अलग किताबें आपको मिलेगी, पाठ्यचर्या सिलेबस बदल जाएगा। फिर आप लोग जब 9वीं 10वीं में आते हैं फिर एक बार सिलेबस में बड़ा बदलाव होता है, क्योंकि बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तो हमारा सिलेबस बदल जाएगा। और जब हम मान लो भैया 11वीं 12वीं पहुंचते हैं तो हमारा सिलेबस और बदल जाता है, क्योंकि बच्चे और बड़े हो जाते हैं। और खास तौर से जब हाई एजुकेशन उच्च शिक्षा में पहुंचते हैं, जब कॉलेज में आते हैं और यूनिवर्सिटी में आते हैं, तब हमारी पाठ्यचर्या प्रकार से बौद्धिक पाठ्यचर्या होगी, आपको सोच विचार वाली पाठ्यचर्या हो जाएगी। भाई प्राइमरी में जो पाठ्यचर्या होती है उसमें ज्यादातर बच्चा रटता है, चीजों को बोलता है, समझता नहीं है खास तौर से। लेकिन जब हायर एजुकेशन में अगर आप पहुंच जाओगे उच्च शिक्षा में, तो आप पढ़ते तो हैं लेकिन आप उसका मनन भी करते हैं, आप उन चीजों को समझने का भी प्रयास करते हैं, ठीक है, आप उसका विश्लेषण करते हैं, आप उसकी व्याख्या करते हैं। लेकिन भाई प्राइमरी का बच्चा व्याख्या थोड़ी करता है किसी चीज को समझता, वो तो का से कबूतर खा से खरगोश यही पढ़ेगा, वो सिर्फ चीजों कबूतर खरगोश जानता हो, कबूतर क्या होता नहीं हो, वो पानी क्या होता है कुछ नहीं जानता, वो सिर्फ चीजों को रटते हैं बच्चे छोटी उम्र में प्राथमिक विद्यालय। लेकिन हायर एजुकेशन में पाठ्यचर्या में कितना बदलाव आ गया, बच्चा पढ़ता नहीं बल्कि समझता है और उसका विश्लेषण करता है। बौद्धिक विकास कह सकते हैं उच्च शिक्षा में आकर के बच्चों का होने लग जाता है। पाठ्यचर्या यानी सिलेबस में या पाठ्यक्रम में हम लोग इतना बड़ा बदलाव कर देते हैं कि इस लेवल तक आ जाता है, ठीक है। चलिए भाई अगला चैप्टर देखते हैं। अगला देखिएगा चैप्टर नंबर 4 क्या रहेगा, पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र। इसमें अगर आप देखोगे भाई मेरे, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में बनी थी, और 2005 में जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या बनी थी इसमें सीसीई सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, बच्चे का स्कूल 3 किलोमीटर से या 5 किलोमीटर से दूर नहीं हो सकता है, कोई भी सरकारी टीचर प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है, बच्चों को आप मार नहीं सकते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन 2005 में जब पाठ्यचर्या बनी थी तो इन प्रकार की बातों को रखा गया था। और आप सबको पता होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है उसमें अगर आप देखेंगे 4+3+3 और +4 की बात की गई है। यानी क्या बताया गया कि इस प्रकार से अब शिक्षा व्यवस्था चलेगी। पहले 10+2 चलता था ना, यानी 10 और +2 11-12 क्लास चलती थी। अब जो आ गया इस प्रकार से चलेगा 4+3+3+3+4 इस प्रकार से अब चलता है, ठीक है। यानी 4 जो है वो खास तौर से आंगनवाड़ी को भी इन्होंने जोड़ लिया है, यानी क्लास 1 से पहले 2 क्लास है और क्लास 1-2 जो है 4 में आ गया, क्लास 3 में क्लास 3-4-5 आ गया, +3 क्लास 6-7-8 आ गया है, फिर 3 है क्लास कह सकते, फिर 4 है क्लास 9-10-11-12। इस प्रकार से अब हम शिक्षा हमारी शिक्षा व्यवस्था बना दी गई है। अब शिक्षा व्यवस्था में कह सकते हैं कि बड़ा परिवर्तन आ गया। मैंने बताना कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, 4+3+3+4 क्या है, 4 क्या है भैया, मान लो कि LKG UKG फर्स्ट और सेकंड ये +4 है, फिर +3 क्या है, पहली तीसरी क्लास चौथी क्लास पांचवी क्लास ये +3 है, फिर दूसरा 3 है, दूसरे 3 का मतलब कह सकते हैं कि क्लास 6 7 और 8 ये 3 है, लास्ट में फिर 4 है, लास्ट में 4 का मतलब क्या है, क्लास 9 10 11 और 12। अब हमारी शिक्षा व्यवस्था 2020 से कैसे चलती है, 4+3+3+4 अब इस प्रकार से चलने लग गई है। पहले कैसे चलती थी, पहले 10+2 चलता था, यानी 10वीं करो और उसके बाद 2 क्लास और होती थी 12वीं, उसके बाद उच्च शिक्षा शुरू होती थी। अब 4+3+3+4 वाले सिस्टम पर हमारी शिक्षा व्यवस्था 2020 में इसको बनाया गया है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मुझे लगता है इंपॉर्टेंट हो सकता है और आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या 2005 को लेकर के। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 5 क्या रहेगा, शिक्षार्थी और अधिगम। इसमें अगर आप देखोगे तो लिखा गया कि भाई बच्चे कैसे सीखते हैं। भाई कोई बच्चा किस पर, सबसे भाई भैया सीखने का तरीका अनुकरण करना। अनुकरण का मतलब समझते हो बच्चा कैसे सीखता है, जैसे आप जिस काम को कर रहे हो बच्चा उसी काम को करेगा, इसका मतलब अनुकरण करना। जैसे आप कपड़े धो रही हैं तो बच्चे भी जाकर कपड़े धोने लग जाएगा, ठीक है। आप खाना बना रहे हो बच्चा भी खाना बनाने लग जाएगा। इसको बोलते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है, अनुकरण के जरिए सीखता है, यानी आप जो कर रहे हैं वही करना है। दूसरा बच्चा अवलोकन करके, अवलोकन का मतलब होता है कि जैसे आप कोई काम कर रहे हैं बच्चा उसको देखेगा
और फिर उस काम को करने लग जाएगा। इसका मतलब होता है कि बच्चे अवलोकन के जरिए देखते हैं। अवलोकन करना यानी एनालिसिस करना। जैसे मैं कोई काम कर रहा हूँ, बच्चे ने देखा, बच्चा जाकर के उसी काम को करने अवलोकन करेगा, वो देखेगा ये आदमी क्या कर रहा है और फिर वो जाकर के उस काम को करने लगेगा। यानी बच्चे अवलोकन से, श्रवण करके बच्चा जो सुनता है उसको सीख जाता है। बच्चे किसके जरिए सुनते भाई मेरे? श्रवण करके। श्रवण मतलब होता सुनना। जैसे बच्चा अगर किसी चीज को सुन रहा है, ठीक है, तो सुन करके भी कह सकते हैं कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखते हैं, श्रवण। अगला परीक्षण करके, यानी जैसे रिसर्च करके या कोई चीज लेबोरेटरी में जो परीक्षण करते, शोध करते हैं, इसके जरिए भी सबसे ज्यादा सीखा जाता बच्चे। दूसरा प्रयोग करके, प्रैक्टिकल करके भी अगर आप देखोगे स्कूल कॉलेज में भाई बच्चे क्या करते हैं भाई? प्रयोग करते। बहुत सारा साइंस वाइंस में जो प्रैक्टिकल होता है, हम लोग ज्यादातर कैसे सीखते हैं? प्रैक्टिकल के जरिए सीखते हैं। अगर आपको कोई चीज सीखने तो आप प्रैक्टिकल कीजिए, आपसे हो गया तो भाई आपने उस चीज को सीख लिया। अगला चिंतन करना, यानी जैसे सोचना विचारना, इस चीजों के जरिए भी हम सीखते हैं। चिंतन और मनन करना, ये क्या है? सीखने के तरीके हैं। चिंतन करना, मनन करना, ये भी सीखने का क्या है? एक तरीका है। जैसे किसी की आप बातें सुन रहे, श्रवण करना, इसके जरिए भी भाई मेरे क्या होते हैं? बच्चे सीखते हैं। अधिगम की प्रभावित करने कौन? अधिगम का मतलब होता है भैया सीखना। अधिगम का मतलब सीखना। तो भाई अधिगम कौन कौन सी चीज है जिसके जरिए व्यक्ति का अधिगम प्रभावित हो सकता है? तो भाई जैसे मान लो कि आपको अगर कोई व्यक्ति कुछ सिखा रहा, पढ़ा रहा है, तो सीखने में क्यों दिक्कत आएगी? जैसे मान लो कि आपका ध्यान नहीं है। अगर किसी बच्चे का ध्यान नहीं है, उसको पढ़ाया लिखा जाए तो बच्चा सीख नहीं है। ध्यान केंद्रित ना कर पाने से बच्चे सीख नहीं पाते हैं। दूसरा बुद्धि, भाई अगर किसी व्यक्ति के मन में बुद्धि ही नहीं है तो सीख नहीं पाएगा। अधिगम में क्या दिक्कत है? अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में भी है बुद्धि। अगर आपकी बुद्धि बहुत कम है, आपकी समझ ही नहीं है, तो आप कोई भी चीज सीख नहीं पाएंगे। दूसरा है एक तत्परता। भाई अगर आप बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं, आपको कोई चीज सिखा रहा, आप सीख ही नहीं पाओगे। एक्टिव ही नहीं, आप आलसी हो। दूसरा क्या है कि कहीं अगर बहुत ज्यादा शोर हो रहा, जैसे मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं और आप किसी ऐसे स्थान पर बैठे जहां पर बहुत आवाज की जा रही है, सीख नहीं पाओगे भाई मेरे, कितना भी कुछ कर लो, आपको सुनाई नहीं देगा। दूसरा, अगर आप में कोई शारीरिक क्षमता नहीं है या आपको आपका शरीर में कोई दिक्कत, आपको सुनाई नहीं देता या दिखाई नहीं देता है, इस कारण से भी क्या हो सकता है भाई? अधिगम प्रभावित। तो अधिगम प्रभावित करने वाले कारक क्या है? अगर आप एकाग्रचित नहीं है, आपका ध्यान नहीं है, आपकी बुद्धि ठीक नहीं है, आपका दिमाग सही काम नहीं करता है, या आप एक प्रकार से कहीं शोरगुल में बैठे हुए हैं, या आप शारीरिक रूप से विकलांग है या अपाहिज हैं या दिव्यांग जिसको बोलते हैं, ये सारे ऐसे कारण जिससे आपका सीखने की प्रवृत्ति, अगर आपको कोई पढ़ा रहा लिखा रहा तो आप इन चीजों को सीख नहीं पाएंगे। अधिगम का मतलब भैया सीखना। जैसे टीचर कोई चीज पढ़ाता तो हम उसको पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो उसी को बोलते हैं भाई मेरे अधिगम। अधिगम का मतलब लर्निंग। ऐसे कौन सी चीजें जिनके जरिए लर्निंग में दिक्कत आ सकती है? भाई अगर मान लो कि आपका ध्यान ही नहीं है, कोई पढ़ा रहा, आप एकाग्रचित नहीं है, तो आपकी लर्निंग नहीं हो पाएगी भाई, सीख नहीं पाओगे। दूसरा, अभी प्रेरणा। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप में कोई प्रेरणा ही नहीं भाई क्यों पढ़े, तो आप कभी सीख नहीं पाओगे। बुद्धि, अगर आपकी बुद्धि कम है या बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, तभी आप किसी चीज को, लर्निंग को नहीं सीख पाएंगे। कोई पढ़ा रहा कभी नहीं सीख पाओगे। दूसरा, अगर शारीरिक क्षमता नहीं है, शरीर में अगर किसी प्रकार की कोई कमी है, सुनने की, देखने की, बोलने की, तभी हमारा अधिगम भैया लर्निंग प्रभावित हो सकती है, लर्निंग नहीं कर पाओगे। या आप तत्पर नहीं है, एक्टिव नहीं है बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई को लेकर के, तभी आप किसी चीज को सीख नहीं पाएंगे। या आप बहुत ज्यादा सुस्त हैं, ठीक है, या आपका मन नहीं है। अगर आपका मन भी नहीं है तभी आप भाई आपका मन ही नहीं सीखने का, तो कोई कितना सिखा ले आप कभी नहीं सीखोगे। तो ऐसी चीजें जो चीजें क्या करती भाई मेरे, आपके अधिगम को प्रभावित कर सकती है। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले क्या है? सारे कारक हैं। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 6 क्या रहेगा भाई मेरे? शिक्षक और शिक्षण। भाई शिक्षक की कौन कौन सी विशेषता होती है? शिक्षकीय विशेषताएं। भाई शिक्षक में कौन कौन सा विशेषता होनी चाहिए? सबसे पहले शिक्षक की विशेषता भैया विषय वस्तु की प्रवीणता। भाई कोई भी टीचर है, सबसे पहले उसे अपने विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए, तभी वो आपको पढ़ा पाएगा। तो शिक्षक की पहली विशेषता यही है कि कोई भी शिक्षक है या कोई भी टीचर है तो उसको सबसे पहले अपने विषय की और अपने सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज होना चाहिए, तभी आपको पढ़ा पाएगा। शिक्षक की पहली विशेषता। दूसरा है शिक्षण का ज्ञान, यानी पढ़ाया कैसे जाता, पढ़ाने का तरीका का पता होगा, तभी आपको कोई टीचर या शिक्षक आपको पढ़ाया जाएगा। तीसरा है शैक्षिक लक्ष्यों का उद्देश्य। शिक्षक की तीसरी विशेषता क्या है कि उसको पता होना चाहिए कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और क्यों पढ़ाना है, तभी आपको कोई शिक्षक पढ़ा पाएगा। पाठ्यक्रम का ज्ञान,
भाई कोई शिक्षक अगर आपको पढ़ाने आता है तो उसको पहले पता होना चाहिए आपको क्या पढ़ाना है, आपका सिलेबस क्या, आपका पाठ्यक्रम है। ऐसे नहीं कि मन जो मन में आए सो पढ़ाने लग जाए। भाई आपका जो पाठ्यक्रम है, आपका जो सिलेबस है, उसी के अनुसार आपको कोई शिक्षक पढ़ाएगा। ऐसा नहीं कुछ भी पढ़ा देना है। आपकी जो किताबें हैं, आपकी जो बुक है, उसी बुक के अनुसार आपको भाई मेरे कोई शिक्षक पढ़ाएगा। ऐसा नहीं कि जो मन में आ गया सो पढ़ाने लग गया। ऐसा नहीं पढ़ाना भाई मेरे, कि आपको कैसे पढ़ाना है। क्या कि आपका जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम का ज्ञान शिक्षक को होना जरूरी है। अगर भाई अगर कोई आपको पढ़ाने आया, अगर कोई शिक्षक आपको पढ़ाने आया है तो उसको पाठ्यक्रम का नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, तभी आपको पढ़ा पाएगा। शिक्षण संदर्भ का ज्ञान, यानी बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ाने का कौन सा तरीका, अगर शिक्षक ये भी होनी विशेषता है तभी तो पढ़ा पाएगा। विद्यार्थियों और उनकी विशेषताओं का ज्ञान, भैया अगर किसी शिक्षक को विद्यार्थियों के बारे में ज्यादा नॉलेज है तो अच्छे से पढ़ाए, विद्यार्थियों के साथ भैया उसका कनेक्ट अच्छा बनेगा। अगला क्या, शिक्षक का अगर नॉलेज ज्यादा है, सिर्फ ये नहीं कि शिक्षक अपने विषय के बारे में जानता है, शिक्षक अगर ज्ञानवान है, अगर शिक्षक बुद्धिमान है तो पढ़ाने में उसका और निखार आएगा। यानी ये भी होना चाहिए शिक्षक को सामान्य ज्ञान भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। शिक्षक को का सामान्य ज्ञान या बेसिक जो नॉलेज जिसको हम बोलते हैं, वह भी शिक्षक की अच्छी होनी चाहिए। अगर शिक्षक का बेसिक नॉलेज या सामान्य ज्ञान अच्छा है या बढ़िया है तो कह सकते भाई आपका जो शिक्षक है, जो आपको पढ़ा रहा है, ये सारी और अच्छे से पढ़ाएगा। ये क्या भाई मेरे शिक्षक की विशेषता है। अगला भाई, शिक्षकों की विविध भूमिका क्या है। शिक्षक की क्या क्या भूमिका, भाई शिक्षक का पहला काम है बच्चों को पढ़ाना, अपने सिलेबस को तैयार करना। शिक्षक का काम है कक्षा को मैनेज करना, बच्चों को मैनेज करना, पाठ्यक्रम का पूरा करना। भाई सिलेबस पूरा करना चाहिए, शिक्षक का काम है कि शिक्षक को जो सिलेबस दिया गया पढ़ाने के लिए उसका पूरा करना, उसी का काम है कि पूरा करे। ये क्या है, कह सकते हो एक प्रकार से शिक्षक की भूमिका है। आकलन करना, बच्चों का रिजल्ट देना, बच्चों का आकलन करना शिक्षक का काम है। राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाना, ये भी क्या है भाई, शिक्षक का काम है, शिक्षक की भूमिका है। सारे काम किसको करने चाहिए भाई, एक शिक्षक को करने ही चाहिए। तो छठे चैप्टर से मुझे लगता है जो मैंने 2 क्वेश्चन बताए हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 7 क्या रहेगा भाई मेरे, अधिगम वातावरण। अधिगम वातावरण का मतलब होता है कि अगर आपको कहीं पर पढ़ाया लिखाया जा रहा है तो आसपास का इन्वायरमेंट या वातावरण किस प्रकार का होना चाहिए। तो अगर बात करूं तो भाई अधिगम वातावरण का मतलब क्या है कि कहीं पर भी अगर अधिगम किया जा रहा, पढ़ाया जा रहा, तो अधिगम किस प्रकार से होता है। पहला होता है भैया औपचारिक अधिगम। औपचारिक अधिगम का मतलब होता है कि जब हम कहीं एडमिशन लेते हैं स्कूल कॉलेज में और पढ़ने जाते हैं, डेली पढ़ने जाते हैं, इसको बोलते हैं भैया औपचारिक अधिगम। क्या है ये, औपचारिक अधिगम है कि आपने किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, विद्यालय में एडमिशन लिया, आप महीने की फीस भर रहे हैं और आप डेली पढ़ने जाते हैं, ये होता भाई मेरे औपचारिक अधिगम। अगला होता अनौपचारिक अधिगम। अनौपचारिक अधिगम खास तौर से ओपन डिस्टेंस लर्निंग में होता है। जैसे इग्नू में आप लोग पढ़ते हो तो एक प्रकार का अनौपचारिक अधिगम है। आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप डेली नहीं आते जाते हैं, आपको किताबें दी गई हैं, आप घर पर पढ़ते हैं, औपचारिक। एक होता अनौपचारिकतर अधिगम, यानी जैसे आप कहीं पर ट्रेनिंग करते हैं या कहीं पर आप जैसे कोई गाड़ी बनाने का काम सीख रहा है, कोई कंप्यूटर सीख रहा है, कोई बाइक बनाना सीख रहा है, कोई फ्रिज बनाना सीख रहा है, कोई वाटर कूलर ठीक करना सीख रहा है, कोई आरओ ठीक करना सीख रहा है, कोई एसी का काम सीख रहा है। तो इस प्रकार का जो पढ़ाई लिखाई होती है उसको अनौपचारिकतर अधिगम बोलते हैं। जैसे आप कहीं कंप्यूटर सीखने जाते हो, कहीं कोई लैंग्वेज वगैरह में सीखने जाते हैं, यानी जो ऐसे सिखा देते हैं आपको। कहीं आप दर्जी का काम सीखने जाते हैं, कोई मेहंदी सीखने जा रहा है, कोई ब्यूटी पार्लर का काम सीख रहा है, कोई ड्रेस मेकिंग का काम सीख रहा है। इस प्रकार से जो आप लोग गली मोहल्ले में सीखते हैं, इसको क्या बोलते हैं भैया, अनौपचारिकतर अधिगम बोलते हैं। एक होता है वर्चुअल अधिगम, खास से ऑनलाइन में जो पढ़ाई लिखाई होती है इसको वर्चुअल अधिगम बोले। आजकल तो देखो भाई ऑनलाइन में हर चीज पढ़ाई करिए, आज तो देखो ऑनलाइन में सारी पढ़ाई हो रही है। आप देखो आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ किस पे पढ़ा रहा हूँ भाई, खासतौर से लैपटॉप के जरिए, कंप्यूटर के जरिए, या आप जो पढ़ रहे हैं खासतौर सोशल मीडिया के जरिए आप पढ़ पा रहे हैं, यूट्यूब पर पढ़ रहे हो ना। तो क्या है, कहने का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं भैया वर्चुअल अधिगम यानी ऑनलाइन अधिगम। आज तो कह सकते हैं एलईडी के जरिए या कह सकते हैं कि आपको प्रोजेक्टर के जरिए जो पढ़ाया जा रहा है, वीडियो ऑडियो के जरिए जो पढ़ाया जा रहा है, इसको बोलते हैं भाई वर्चुअल अधिगम। आज तो सबसे ज्यादा जो अधिगम पढ़ाई लिखाई वर्चुअल ही हो रही भाई, ऑनलाइन ही हो रही है।
औपचारिक अधिगम मतलब आपने एडमिशन लिया, आप डेली पढ़ने जाते हो, फेस टू फेस पढ़ रहे हैं। अनौपचारिक अधिगम का मतलब एक प्रकार से होता है कि आपने एडमिशन लिया लेकिन आप डेली नहीं पढ़ने जाते, जैसे इग्नू है, एसओएल है, जो ओपन यूनिवर्सिटियां होती है वहां पर अनौपचारिक अधिगम है। और अनौपचारिकतर अधिगम क्या था? अनौपचारिकतर अधिगम का मतलब होता है कि जैसे आप कोई काम सीख रहे हैं, जैसे मेहंदी लगाना सीख रहे हैं, ड्रेस मेकिंग सीख रहे हैं, बाल काटना सीख रहे हो, एसी का काम सीख रहे हो, आप कंप्यूटर सीख रहे हो, आप कोई भाषा सीख रहे हो आसपास गली मोहल्ले में, तो इसको अनौपचारिकतर अधिगम कहा जाता है। तो अधिगम वातावरण जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है और ये आपके एग्जाम में भाई मेरे पूछा जा सकता है। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 8वां क्या रहेगा भाई मेरे? अधिगम अनुभव का संगठन। तो अधिगम अनुभव क्या होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो आपकी एग्जाम में आ सकता है। देखो अधिगम अनुभव से मतलब है कि वो सभी गतिविधियां, अवसर या परिस्थिति जिनके जरिए कोई भी छात्र ना ज्ञान या कोई स्किल या कोई कौशल सीखता है, ठीक था, सीखता है और मूल्यों का विकास करता है, इसको बोलते हैं अधिगम अनुभव। जैसे भाई अगर आप कुछ पढ़ते हैं, लिखते हैं और पढ़ने लिखने में आप जो चीजें सीख रहे हैं उन्हीं को कहा जाता है भाई मेरे अधिगम अनुभव, ठीक है। औपचारिक सीखे चाहे अनौपचारिक सीखे, चाहे किसी प्रकार से सीख रहे हैं तो उसको अधिगम अनुभव, यानी आपने जो पढ़ाई लिखाई सीखी उसको अधिगम। अधिगम अनुभव में शिक्षण गतिविधियां जो विद्यार्थी को कुछ नया सीखने के लिए, सीखने से पहले चीजों को और गहराई से समझने में मदद करती है। अधिगम अनुभव का मतलब होता है कि प्रत्यक्ष अनुभव होता है, जो अनुभव छात्र स्वयं प्राप्त करते हैं। जैसे आप कोई प्रयोगशाला में जाकर के सीखते हैं, खेत में बीज बो करके सीखते हैं। अप्रत्यक्ष अनुभव क्या होता है? जैसे छात्र किताबों के जरिए, वीडियो के जरिए या टीचर के जरिए सीखते हैं। जैसे शिक्षक द्वारा कहानी सुनना या कोई चित्र देख करके सीखना, इसके जरिए बच्चे सीखते हैं, अधिगम अनुभव होता है। व्यक्तिगत, जब छात्र अपने जीवन में किसी चीज को करते उसे सीखते हैं, इसको व्यक्तिगत अनुभव बोलते हैं। जैसे घर पर काम करना, घर की जिम्मेदारियां संभालना, इसके जरिए भी कई बार बच्चे सीखते हैं। सामूहिक अनुभव क्या होता है? जब छात्र किसी ग्रुप में जाकर के किसी काम को करते हैं, जैसे छात्र आपस में चर्चा करते हैं या कोई काम करते हैं जिसके जरिए सीखते हैं, ये भी अधिगम अनुभव। अधिगम अनुभव क्या है? शिक्षक के द्वारा जो चीज सिखाया जाता है, विद्यार्थी जो स्वयं सीखता है, विद्यार्थी जो किताबों से सीखता है, विद्यार्थी विद्यालय के वातावरण से जो सीखता है, विद्यार्थी खेल कूद संगीत और कला के जरिए जो सीखता है, इसी को भैया बोला जाता अधिगम अनुभव। यानी आपने जो पढ़ाई लिखाई में जो चीजें सीखी हैं उसी को अधिगम अनुभव कहा जाता है, ठीक है। आप कुछ भी सीख रहे हैं, चाहे आप शिक्षक सिखा रहा है, चाहे आप स्वयं सीख रहे हैं, चाहे आपको कोई किताबों के जरिए सीख रहे हैं, चाहे आप स्वयं अपने ग्रुप में सीख रहे हैं, ये जो कुछ भी आप सीख रहे हैं सभी चीजें क्या हैं? अधिगम अनुभव में आती हैं। कि कोई भी विद्यार्थी जो भी चीजें सीख रहा है, चाहे किताबों से सीख रहा है, चाहे टीचर से सीख रहा है, चाहे अपने फ्रेंड से सीख रहा है, चाहे वीडियो के जरिए सीख रहा है, या कह सकते विद्यालय में कुछ सीख रहा है, या विद्यार्थी कोई स्वयं प्रयोग करके या प्रैक्टिकल करके सीख रहा है, विद्यार्थी अगर कोई ग्रुप में कोई चीज सीख रहा है, यही सारी चीजें जो होती है वो अधिगम अनुभव में आती हैं। यानी पढ़ाई लिखाई में जो चीजें हम सीखते हैं, चाहे खुद सीखे, चाहे टीचर सिखाए, चाहे हमें कोई हमारा फ्रेंड सिखाए, या हम कोई ग्रुप में सीखें, या कहीं हम किताब उताब में पढ़ के सीखें, हम वीडियो देख करके सीखें, कहीं पर भी हम जो सीखते हैं वो चीजें किस में आती भाई मेरे? अधिगम अनुभव में आती हैं, ठीक है। तो अधिगम अनुभव से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को भाई मेरे मिल सकता है, ठीक। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 9 क्या रहेगा भाई मेरे? कक्षा कक्ष संगठन तथा प्रबंधन। भाई कक्षा कक्ष का संगठन कैसे करें, यानी क्लासरूम को कैसे बनाएं और कैसे क्लासरूम को मैनेज करें। कक्षा कक्ष का प्रबंधन से मतलब है शिक्षक के द्वारा क्लास में जो भी चीजें सिखाई जाती हैं, जो भी चीजें पढ़ाई जाती हैं, उसका प्रभावशाली, अनुशासित और व्यवस्थित चीजों को हम कैसे संचालित कर सकते हैं। क्लास में जो हम लोगों को अपने क्लास में कैसे अनुशासन बनाए रखना चाहिए, क्लास में समय पर कैसे पहुंचना चाहिए, क्लास में समय का उपयोग कैसे करना चाहिए, शिक्षक को क्लास में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, और क्लास में हमें एक सकारात्मक माहौल बनाना चाहिए जिसमें बच्चे आसानी से पढ़ सकें, इसी को बोला जाता है कक्षा कक्ष प्रबंधन। यानी क्लासरूम को हम कैसे मैनेज करें
जिससे विद्यार्थी अच्छी तरीके से पढ़े लिखें और कक्षा यानी क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है वो हमें बहुत अच्छा रखना चाहिए। जैसे अगर बात कहूं शिक्षण अधिगम के लिए क्लास का वातावरण बहुत, भाई टीचर अगर बच्चों को पढ़ा रहा है तो क्लास का माहौल अच्छा होना चाहिए, क्लास में शांति होनी चाहिए, क्लास में शोरगुल नहीं होना चाहिए, क्लास हवादार होना चाहिए, हवा अच्छी खासी चलती हो, छात्र के समय और ऊर्जा का प्रयोग हो। भाई टीचर जब भी पढ़ा रहा है तो छात्रों की ऊर्जा एनर्जी का भरपूर उपयोग करे। टीचर को चाहिए छात्रों को अच्छी तरीके से समझाना चाहिए, छात्रों को अनुशासन का पालन जरूर करना चाहिए। भाई अगर क्लासरूम को अगर आप अच्छा बनाना चाहते हैं, अपनी क्लास को अच्छा बनाना चाहते हैं तो भाई ये बहुत जरूरी है कि सभी छात्र अनुशासन को बनाए रखें, सभी छात्र क्लास में सही समय से पहुंचे। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। अगला, शिक्षक को बहुत ही सहज रूप से, बहुत ही रुचिकर तरीके से और बहुत ही इजी वे में बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो भाई क्लास में बच्चे आसानी से चीजों को समझ पाएंगे। छात्रों को अपना कॉन्फिडेंस और अपना एक प्रकार से जो आत्मनियंत्रण रखना चाहिए, यानी छात्रों को हमेशा अपने फुल कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए और पूरे एनर्जी के साथ क्लास में आना चाहिए और क्लास का वातावरण को अच्छे बनाना चाहिए। कक्ष के प्रबंधन से सबसे पहले क्लास में बैठने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, क्लास में रोशनी होनी चाहिए, क्लास हवादार होना चाहिए, क्लास में अच्छे बोर्ड की व्यवस्था होनी चाहिए, इससे क्लासरूम या कक्ष बढ़िया बनेगा। दूसरा, क्लास में सभी को नियम कानूनों का पालन करना चाहिए, क्लास में एक सकारात्मक माहौल बना चाहिए, क्लास में जो है सबको समय पर पहुंचना चाहिए, क्लास सही समय से स्टार्ट होनी चाहिए और क्लास भाई मेरे सही समय से खत्म होनी चाहिए। यही भाई मेरे कक्ष का प्रबंधन। छात्रों को क्लास में अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सभी छात्रों को क्लास में अनुशासन का पालन करना चाहिए, किसी भी बच्चे को शोर शराबा या चिल्लाना मारपीट क्लासरूम में नहीं करना चाहिए। अगर बच्चे ऐसा करेंगे तो क्लासरूम का बहुत अच्छे से प्रबंधन होगा। क्लास में संचार, क्लास में शिक्षक छात्र में अच्छा बातचीत होना चाहिए, छात्र और शिक्षक में आत्मसम्मान भी बना रहना चाहिए। शिक्षकों को छात्रों को रुचिकर ढंग से पढ़ाना चाहिए, पढ़ाते समय शिक्षक को छात्रों से सवाल भी पूछते रहना चाहिए। कक्ष की रणनीति क्या है? भाई क्लास की शुरुआत करते समय हमें स्पष्ट चीजें बतानी चाहिए, छात्रों को शिक्षकों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्लास में हमेशा सकारात्मक प्रतिक्रिया दें, क्लास में शांति का माहौल बनाए रखें, क्लास में शोर शराबा ना करें, क्लास में अनुशासनहीनता ना करें, क्लास में अनुशासन बनाए रखें, क्लास में डिसिप्लिन में रहें, क्लास में खास तौर से पढ़ाते समय डिजिटल या जो तकनीकी है उसका प्रयोग करके हम अपना कक्ष का जो प्रबंधन है या जो संगठन है उसको बेहतर तरीके से भैया क्या कर सकते हैं, हम क्लासरूम को बना सकते हैं। तो कक्ष का जो संगठन है, जो प्रबंधन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और कक्ष से रिलेटेड आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा। देखिएगा भाई, अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 11वां क्या रहेगा, कक्ष में विविधता प्रबंधन। देखो एक बात बताऊं भाई, जो कक्षा है, जो क्लासरूम है ना, उसमें बहुत सारी आपको विविधता मिलेगी, क्योंकि अगर आप देखोगे किसी क्लास में ना गरीब बच्चे भी होंगे और अमीर वर्ग के लोग भी बच्चे भी होंगे, तो टीचर को गरीबों और अमीरों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है, क्लास में विविधता आपको मिलेगी। अगर मैं क्लास में बात करूं तो क्लास में आपको कुछ बच्चे बहुत होशियार मिलेंगे और कुछ बच्चे थोड़े से मंद बुद्धि के होंगे, उनको समझ में नहीं आता होगा। तो शिक्षक को इन दोनों बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। क्लासरूम में ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे जिनको टीचर एक बार पढ़ाता होगा, वो सारी चीजों को समझ लेते होंगे, लेकिन क्लासरूम में ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे जिनको बार बार पढ़ाने के बाद भी चीजें समझ में नहीं आती होंगी, या किसी बच्चे को 4-5 बार पढ़ाने के बाद चीजें समझ में आती। तो ये भी क्लासरूम में हमें देखने को मिलता है। क्लासरूम में सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ उसमें बच्चे दिव्यांग हो सकते हैं, कुछ उसमें बच्चे विकलांग हो सकते हैं, कुछ नॉर्मल बच्चे होते हैं। तो शिक्षक को चाहिए कि भाई मेरे सभी बच्चों को क्लासरूम में साथ लेकर के चलना चाहिए। ये नहीं है कि जो बच्चे दिव्यांग है, जो बच्चे विकलांग है, उनके साथ भेदभाव करिए। ठीक है, सभी बच्चों को साथ में लेकर के चलना जरूरी है। क्लासरूम की प्रकृति में भी भाई मेरे बहुत विविधता होती है। क्लासरूम में कई बार लड़कियां भी होंगी, बच्चे भी होंगे, तो दोनों में किसी प्रकार का भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए। क्लासरूम में अगर आप देखो कई बार शोर शराबा होगा, तो शोर शराबे को हमें नहीं रखना चाहिए।
कम करना चाहिए, अनुशासन का पालन करना चाहिए। क्लासरूम में अगर बात करूँ तो सही समय से पहुँचना चाहिए, ठीक है? क्लासरूम में अगर हम लोग विविधता की बात करें तो बहुत प्रकार की विविधता है। सामाजिक विविधता क्लासरूम में मिलेगी कि क्लास में समाज के हर वर्ग के बच्चे पढ़ने आते हैं, अलग जाति के, अलग धर्म के, तो उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव मत कीजिए। क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे उच्च वर्ग या आर्थिक असमानता भी होगी। क्लासरूम में कुछ बच्चे अमीर वर्ग के होंगे, कुछ बच्चे गरीब वर्ग के होंगे, तो भाई क्लासरूम में किसी भी बच्चे के साथ आप भेदभाव मत कीजिए। क्लासरूम में शारीरिक आधार पर भी विविधता होगी। भाई किसी का शरीर ठीक ठाक होगा, सुनाई दिखाई अच्छा देता होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो विकलांग होंगे, जिनको सुनने देखने में दिक्कत होगी। तो इन सभी बच्चों को हमें साथ में लेकर के चलने की क्या भाई आवश्यकता है। क्लासरूम में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चे बहुत तेज होंगे और कुछ बच्चे कम तेज होंगे पढ़ने में, तो इन दोनों बच्चों को भी क्लासरूम में हमें या शिक्षक को साथ लेकर के चलने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है या बहुत ज्यादा जरूरत है। इस प्रकार की विविधता या भिन्नता हम लोगों को क्लासरूम में देखने को मिलती है। वही क्लास में हर बच्चा बराबर नहीं है, हर बच्चा एक जैसा नहीं है, और शिक्षक के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि सभी बच्चों को साथ लेकर के चले। जो बच्चा पढ़ने में तेज है, होशियार है, उसको भी साथ लेकर के चलना है, और जो बच्चा पढ़ाई में कमजोर है उसको भी साथ में लेकर के चलना है। किसी प्रकार से किसी भी बच्चे में हम लोगों को भेदभाव नहीं करना है भाई मेरे। किसी भी स्टूडेंट में या किसी भी विद्यार्थी में हमें कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये टीचर की सबसे बड़ी खासियत है कि टीचर को कभी भी पढ़ाते समय भेदभाव ना करे, चाहे अमीर वर्ग के बच्चे हों, चाहे गरीब वर्ग के बच्चे हों, चाहे बच्चे पढ़ने में अच्छे हों या कोई बच्चा पढ़ने में कम होशियार है, या कोई बच्चा अच्छा है, उसका शरीर ठीक है, कोई बच्चा दिव्यांग विकलांग है, सभी बच्चों में किसी प्रकार का भेदभाव ना करें। सभी बच्चों को आपको साथ लेकर के चलना है, क्योंकि इस प्रकार की विविधता बच्चे क्लासरूम में भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे होंगे, तो सभी बच्चों को साथ लेकर के चल। क्लासरूम में कोई कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो नियमों को मानते होंगे, जो क्लासरूम में ऐसे बच्चे जो अनुशासन डिसिप्लिन में रहते होंगे, कुछ बच्चे क्लासरूम में ऐसे होंगे जो डिसिप्लिन या अनुशासन में नहीं रहते हैं। तो सभी बच्चों को क्लासरूम में भाई मेरे साथ में लेकर के चलना जरूरी है। कक्षा कक्ष को मैनेज करते समय कक्षा कक्ष में इस प्रकार की विविधता होगी, और टीचर की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी है कि सभी बच्चों को साथ में लेकर के हम लोगों को चलना है, किसी के साथ भी भेदभाव या पक्षपात नहीं करना। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा भाई मेरे, चैप्टर नंबर क्या रहेगा, चैप्टर नंबर 12वां रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, आकलन और मूल्यांकन। आकलन क्या होता है और मूल्यांकन क्या होता है, इसको लेकर के खूब क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। देखो मापन, आकलन और मूल्यांकन क्या होता है, ये दो चीजें आपको मापन क्या होता है, आकलन क्या होता है और मूल्यांकन क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले मैं तीनों चीजें बता दूंगा कि क्या क्या ये चीजें होती हैं। सबसे पहले मैं आपको मापन बताता हूं। मापन यानी किसी चीज को मापना। मापन क्या होता है, मापन का अर्थ है किसी विशेष के गुण, कौशल, व्यवहार को जब हम संख्या के रूप में किसी चीज को मापते हैं उसको हम बोलते हैं मापन। यानी किसी के गुण को, किसी के कौशल को, किसी के व्यवहार को संख्यात्मक रूप में जब व्यक्त किया जाता है उसको बोलते हैं मापन। जैसे कितना, जैसे अगर आप लोगों को कितना, जैसे एक छात्र ने गणित की परीक्षा में 100 में से 85 यानी 85 अंक प्राप्त किए, यह है भाई मेरे मापन। यानी आप बता रहे हैं कि भारत में 50% जो लोग हैं वो अनपढ़ हैं, ये क्या है, एक प्रकार का मापन है। जैसे आपने बताया कि मैंने 10वीं क्लास में 93% अंक प्राप्त किए थे, तो ये क्या भैया मापन है, यानी आपने उसको अंकों में माप दिया है। मापन की विशेषता क्या है, ये मात्रा में होती है, यानी इसकी और संख्या में इसको बताया जाता है, और इससे इसका मूल्य नहीं होता, इसको नंबरों में मापन होता है, ठीक है, मापन होता है। अगला आकलन क्या होता है, आकलन एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें यह देखा जाता है कि विद्यार्थी क्या, कितना और कैसे सीखा, या छात्र के प्रदर्शन और प्रगति को बताता है। जैसे छात्र द्वारा सीखी गई कहानी को भाषा, कौशल या रचनात्मकता के आधार पर आकलन करते हैं। आकलन मात्रा और गुण दोनों में होता है। जैसे कह सकते हो कि मैंने अपनी क्लास में कह सकते हो कि पढ़ने में बहुत तेज हूं, एक प्रकार का क्या भैया, एक प्रकार का ये आकलन है। आकलन करना यानी वो
नंबरों में नहीं लिखा गया, आकलन किया जा रहा है। सतत एवं व्यापक, जैसे पूरे साल टीचर विद्यार्थी का आकलन करता है कि विद्यार्थी पढ़ने में कैसा है, पढ़ने में कैसा नहीं है, और आकलन के जरिए हम लोग सुधार भी करते हैं किसी प्रकार का। आकलन का मतलब होता है भाई बच्चे को देखना कि वो पढ़ने में कैसा है, पढ़ने में कैसा नहीं है, पढ़ने में उसको क्या क्या कमियां हैं। इस प्रकार से शिक्षक क्या करता है, उसका आकलन करता है। मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन वह प्रक्रिया जिसमें मापन आकलन के आधार पर किसी छात्र का पूरे साल की गुणवत्ता और उपयोगिता का निर्णय किया जाता है। मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन एक प्रकार से कह सकते हैं भाई मेरे, एक जो स्टूडेंट है उसका पूरा आप लोग इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि वो पढ़ने लिखने में कैसा है, बाकी चीजों में कैसा है। इसी को हम लोग क्या करें भाई मेरे, मूल्यांकन। क्योंकि मूल्यांकन अगर मुझे लगता है कि एक बड़ा चीज है, जैसे मैंने आपको आकलन बताया ना, तो आकलन भैया समग्र होता है, जैसे प्रोजेक्ट, मौखिक उत्तर, व्यवहार, इस प्रकार से हम लोग आकलन करते हैं। लेकिन जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन कह सकते हैं कि जैसे अगर बताऊं ना, एक शिक्षक यह निर्णय लेता है कि छात्र अगली कक्षा में जाने के योग्य है कि नहीं, इसको मूल्यांकन बोलते हैं। ठीक है, जैसे भाई अगर कोई टीचर ये डिसीजन ले रहा कि इस विद्यार्थी को अगली क्लास में भेजना है या नहीं भेजना है, यह है मूल्यांकन। मूल्यांकन अंतिम निर्णय होता है। मूल्यांकन कह सकते हैं अच्छा, औसत या संतोषजनक हो सकता है। मूल्यांकन पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियों के आधार पर छात्र की प्रगति को बताता मूल्यांकन। आप देखो भाई, अगर हम बात करें, जो अगर आप देखोगे जो मापन है वो मात्रा के रूप में किया जाता है, आकलन मात्रा और गुण के रूप में किया जाता है। मूल्यांकन एक प्रकार का निर्णय सुना जाता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे मापन में हमें स्कोर या नंबर मिलते हैं, आकलन में हम कितना सीख रहे हैं इसको देखा जाता है, और मूल्यांकन में एक प्रकार से निर्णय डायरेक्ट ले लिया जाता है। जैसे अगर मैं मापन की बात करूं तो मापन में बोलोगे कि किसी ने 100 में से 80 अंक प्राप्त किए, भैया मापन है। जैसे आपने कहा छात्र की शैली का विश्लेषण कर रहे हैं, छात्र पढ़ने में बहुत तेज है, ये आकलन है। और मूल्यांकन क्या है? यह तय किया जाता कि छात्र पास हुआ कि नहीं, यानी जब हम पास और फेल को देखते हैं तब इसको हम क्या कहते हैं भाई मेरे, मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, अगर बात करें जो मापन होता है वो संख्या में होता है, आकलन विवरण में किया जाता है, यानी डिटेल में बताया जाता है आकलन। और जो मूल्यांकन है वो निर्णय या डिसीजन होता, बताया जाता कि फेल है या पास है। तो आकलन, मापन और मूल्यांकन क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भाई मेरे जरूर पूछे जा सकते हैं। और आकलन और मूल्यांकन को लेकर के तो कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा भाई मेरे, चैप्टर नंबर 13वां क्या रहेगा, आकलन और मूल्यांकन के प्रकार। इसमें हम आकलन की बात करेंगे, आकलन क्या होता है और आकलन के प्रकार देखेंगे। आकलन के बारे में डिटेल में बताऊंगा क्योंकि आकलन को लेकर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो ध्यान से सुनिएगा। आकलन शिक्षा की वह प्रक्रिया है जिसमें यह पता लगाया जाता कि विद्यार्थी ने क्या, कितना और कैसे सीखा है, ये आकलन। यानी भाई कोई विद्यार्थी क्या सीखा, कितना सीखा और कैसे सीखा, इसको जानने के लिए आकलन किया जाता है। ठीक है, आकलन 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 3। पहला प्रारंभिक आकलन, यानी शिक्षण कार्य शुरू करने से पहले छात्र बच्चों से पूछता, जैसे आप किसी बच्चे को पढ़ाने जाओगे ना, तो आप शुरू में ही बच्चों से पूछते हो कि बच्चे कितना जानते हैं उसके बारे में, फिर कोई पढ़ाना शुरू करता है। जैसे मान लीजिए कि छात्र किसी बच्चों को अगर क्लासरूम में पढ़ाने जाएगा ना, तो सबसे पहले जैसे शिक्षक को पढ़ाना, भैया मान लीजिए जैसे शिक्षक को पढ़ाना है बेरोजगारी के ऊपर, तो शिक्षक सबसे पहले बच्चों से पूछेगा भैया बेरोजगारी के बारे में आप क्या जानते हैं, कितना जानते हैं। तो बच्चे जिस प्रकार से आंसर देंगे, उनको कितना पता है, उसी के आधार पर शिक्षक आगे पढ़ाना करता है। यानी शिक्षक सबसे पहले बच्चे का आकलन करता किसी चीज को पढ़ाने से पहले, फिर टीचर जैसे उनको जानकारी है उसी के आधार पर वो आगे पढ़ाना शुरू करता है। इसको बोलते हैं भैया प्रारंभिक आकलन। शिक्षक यह तय करने में मदद लेता है कि बच्चे का कितना स्तर है, उनको कितना आता है, और उनको जितना आता होगा उसी के आधार पर वो आगे पढ़ाना शुरू करता है। जैसे मान लो एक टीचर एक क्लास में घुसा पढ़ाने के लिए, और उसको एक टॉपिक पढ़ाना, जैसे उसको पढ़ाना है लोकतंत्र। जैसे क्लास में टीचर आया, टीचर को भाई पढ़ाना लोकतंत्र क्या होता, तो सबसे पहले शिक्षक बच्चों से पूछेगा भैया लोकतंत्र के बारे में आप क्या जानते हैं, लोकतंत्र क्या होता है, ऐसे पूछेगा। तो बच्चे जैसा जवाब देंगे उसी के आधार पर टीचर पढ़ाना शुरू करें। टीचर ने सबसे पहले क्या किया,
बच्चों का आकलन किया कि भाई मेरे बच्चों को कितना आता है, उनको कितनी नॉलेज है, उनको कितनी जानकारियां हैं। इसके आधार पर शिक्षक आगे पढ़ाना शुरू करता है, इसको बोलते हैं भैया प्रारंभिक आकलन। जैसे क्वेश्चन आंसर पूछेगा, छात्रों से बातचीत करेगा या उनका कोई टेस्ट लेगा। इस प्रकार से टीचर बच्चों की जानकारी जान लेगा, उनको कितना आता है, उसी के आधार पर पढ़ाना शुरू करेगा। इसको बोलते हैं भाई प्रारंभिक आकलन। अगला होता है रूपिक आकलन। यह शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जैसे कोई शिक्षक ना बच्चों को पढ़ाता रहता ना, तो बीच बीच में सवाल भी पूछता रहता है, वो जानने के लिए बच्चे समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको पढ़ाता हूं तो मैं बीच बीच में पूछता हूं भाई समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा ना, कई बार मैं आपसे सवाल भी पूछ लेता हूं। तो इसको बोलते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी प्रारूपिक आकलन। यानी टीचर जब बच्चों को पढ़ाता रहता है तो टीचर बीच बीच में भी पढ़ाते समय बीच बीच में सवाल या कोई उनसे क्वेश्चन पूछता रहेगा, जानने के लिए, आकलन करने के लिए बच्चे उस चीज जो पढ़ा रहा है उसको समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे टीचर पढ़ाते समय बच्चों से कोई प्रश्न पूछ लिया, बच्चों से कोई एक्टिविटी करवा दी, बच्चों से कोई काम दे दिया या नोटबुक में उनको कोई क्वेश्चन लिखने को दे दिया। इस प्रकार से छात्र जो टीचर है वो छात्रों का आकलन पढ़ाते के समय भी करता रहता है, पढ़ाने के बीच बीच में करता रहता है कि उनको कितना आता है। जैसे पढ़ा रहा है तो बीच में टेस्ट भी ले लेगा, यूनिट टेस्ट ले लेगा, जिसको सीसी कहा जाता है। बीच में यानी टीचर अगर बच्चों को पढ़ा तो बीच बीच में फीडबैक भी लेता रहता है कि बच्चे कितना समझ पा रहे हैं, कितना समझ नहीं पा रहे हैं। इसको भी भैया क्या बोलते हैं, आकलन बोलते हैं। ये पढ़ाते समय टीचर बच्चों का करता रहता है बीच बीच में आकलन। अगला होता है भैया संपूर्णक आकलन, यानी आखिरी में जब पूरा सिलेबस पढ़ा देगा, पूरी किताब पढ़ा देगा, फिर आकलन होता है। संपूर्णक जो आकलन है यह किसी पाठ या किसी चैप्टर के खत्म होने के बाद होता है। यह जानने के लिए किया जाता है कि छात्रों ने कितना सीखा और कितना जाना। जैसे आपका एग्जाम होता है, तो एग्जाम क्यों लिया जाता है? आपका एग्जाम भाई मेरे इसलिए होता है, आपका आकलन करने के लिए आपने कितना किताब में से जाना, कितना सीखा। जैसे वार्षिक परीक्षा, सेमेस्टर सिस्टम, यूनिट टेस्ट, ये क्यों लिए जाते हैं? टेस्ट और एग्जाम क्यों होते हैं? क्योंकि आपका आकलन करने के लिए आपने किताब में से क्या पढ़ा, क्या जाना और क्या सीखा। इसका आकलन करने के लिए भाई मेरे एग्जाम होते हैं। और एग्जाम जो होता है एक प्रकार से छात्र का आकलन किया जा रहा है कि छात्र ने जो पढ़ा वो ठीक पढ़ा, उसको अगली क्लास में भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए। हम लोग आखिरी में एग्जाम या आकलन इसलिए किया जाता है, आप लोग किसी भी क्लास में पढ़ते हो भाई, इग्नू में जो एग्जाम हो रहा क्यों हो रहा है? वो एग्जाम इसलिए करवाया जा रहा कि ताकि आकलन लगाया जा सके कि आप लोगों को जितना पढ़ाया गया है आप लोग समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए हैं, आप जान पाए कि नहीं जान पाए, इसलिए एग्जाम करवाया जाता है। आकलन करने के लिए बच्चे ने कितना सीखा, कितना नहीं सीखा, उसको अगली क्लास में भेजना कि नहीं भेजना है, इसके लिए भाई मेरे आकलन किया जाता है। ठीक है, आकलन क्या है? स्वमूल्यांकन भी एक प्रकार का। आकलन से क्या पता चलता है भाई? छात्र की क्या कमजोरी है और छात्र की क्या मजबूती है, पता चलता है। दूसरा, आकलन से क्या होता है? छात्र अपने जो सहपाठी मित्र उनसे बातचीत करके अपने उत्तर को सही भी कर सकता है। और जो छात्रों का जो आकलन होता है निरंतर चलता। टीचर पढ़ाते समय, पढ़ाने से पहले और पढ़ाने के बाद हमेशा बच्चों का आकलन करता रहता है कि टीचर यह जानना चाहता है कि भाई जो मैं पढ़ा रहा हूं बच्चे उसको सीख रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं। इसी को भाई मेरे बोलते हैं भाई मेरे आकलन करना, कि लगातार टीचर बच्चों का आकलन करता ही रहता है कि बच्चों को जो मैं पढ़ा रहा हूं बच्चे सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं। भाई कोई भी टीचर अगर क्लास में आएगा ना तो कोई चैप्टर पढ़ाएगा उससे पहले आपसे सवाल पूछेगा, यानी वो आकलन करना चाहता है, वो जानना चाहता है कि आपको कितना आता है। आपको जितना आता होगा उसी के आधार पर वो आगे पढ़ाना शुरू करेगा। जैसे टीचर ने पढ़ाना शुरू किया, टॉपिक पढ़ा रहा, पढ़ाते पढ़ाते बीच में भी आपसे सवाल पूछ लेगा। क्यों? ताकि वो आकलन कर सके कि जो पढ़ा रहा आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। और जब पूरा सिलेबस खत्म कर देगा, पूरा चैप्टर पढ़ा देगा, उसके बाद शिक्षक छात्रों से फिर सवाल पूछता है जानने के लिए कि जो मैंने पढ़ाया है बच्चों ने उसको कितना सीखा है, उसको कितना जाना है, या बच्चों को उसमें से कितनी जानकारी पता चली। तो ये भी आकलन कौन करता है? शिक्षक करता है। तो भाई आकलन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आकलन से रिलेटेड जो भी कोई क्वेश्चन आएगा तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं यही आपको एग्जाम में लिख करके आना है। ठीक, देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा
चैप्टर नंबर 14वां क्या रहेगा, चैप्टर नंबर 14 क्या है, योग्यता का आकलन। योग्यता का आकलन का मतलब होता है भाई मेरे जो टीचर होता है वह किसी भी विद्यार्थी की योग्यता को देखता है, यानी विद्यार्थी कितना योग्य है कितना योग्य नहीं है। यानी टीचर हमेशा बच्चे का आकलन इसलिए करता रहता है ताकि वह जान सके कि विद्यार्थी जो है जो बच्चा वो कितना सीख रहा है या कितना नहीं सीख रहा है। सबसे पहले ज्ञानात्मक आकलन होता है। ज्ञानात्मक आकलन का मतलब होता है कि बच्चे को टीचर जो पढ़ा रहा है वो कितना समझ रहा है, वो ज्ञान कितना अर्जित कर रहा है। असंज्ञानात्मक आकलन का मतलब टीचर जो बच्चों को सिखा रहा है, खासतौर से व्यवहार कैसा करना चाहिए, बोलचाल कैसे रखनी चाहिए, इसका भी टीचर समय समय पर क्या करता रहता है भाई मेरे, आकलन करता रहता है। योग्यता का आकलन का मतलब एक प्रकार से होता है कि टीचर बच्चों की योग्यता के अनुसार उनको सिखाता है, पढ़ाता और बताता है। जैसे टीचर पढ़ा रहा तो बीच बीच में उसको चेक भी करता रहेगा। ये योग्यता यानी बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, अगर कम समझ में आ रहा तो उसको भाई मेरे और अच्छे तरीके से समझाएगा। इसलिए टीचर हमेशा बच्चों का क्या करता रहता है भाई मेरे, आकलन करता रहता है, उनकी कितनी योग्यता, वो कितने योग्य हैं। जैसे टीचर बच्चों की व्यक्तित्व का भी आकलन करता है, यानी उनकी कितनी समझ है, उनकी कितनी बुद्धि है, उनका कितना दिमाग काम करता है, उस आधार पर भी टीचर आकलन करता रहता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जो बच्चा है वो इस चीजों को सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा है। यानी व्यक्तित्व का भी आकलन करता है, यानी बच्चा कितना बुद्धिमान है, बच्चा कितना कम जानकार है, बच्चे में कोई अगर समस्या है, बच्चा किसी चीज को एक बार में सीखेगा, 2 बार में सीखेगा, 3 बार में सीखेगा। टीचर इन भी चीजों का आकलन करता रहता है ताकि उसको पढ़ाने या में या बच्चों को बताने में अच्छी तरीके से उसको आसानी हो। इसलिए टीचर कई बार बच्चे के व्यक्तित्व का भी आकलन कर देता है, यानी उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, पढ़ने में कैसा है, वो लिखने में कैसा है, और उसकी समझदारी कितनी है, उसका स्वभाव कैसा है, इन चीजों का भी आकलन क्या करता भाई मेरे, टीचर करता रहा है। व्यक्तित्व का आकलन करना भी जरूरी है। व्यक्तित्व का आकलन करके भी टीचर चीजों को जान सकता है ताकि उसको आगे बच्चों को पढ़ाने में आसानी हो सके। तो भाई मेरे व्यक्तित्व का और योग्यता का भी आकलन टीचर जो है वो बच्चों की करता रहता है। ठीक, बच्चों का व्यक्तित्व का आकलन अगर टीचर कर रहा होगा तो भैया कैसे करेगा, बच्चों में तर्क वितर्क करने की कितनी क्षमता है, बच्चा कितना चिंतन मनन कर सकता है, बच्चा कितना समस्या का समाधान कर सकता है, बच्चे की बुद्धि कितना है और बच्चे का बोध कितना है। इस आधार पे कह सकते हैं कि भाई मेरे शिक्षक बच्चे का क्या करता है, आकलन करता है कि वो तर्क करने की उसमें कितनी क्षमता है, समस्या समाधान कितना कर सकता है, प्रॉब्लम कितनी सोल्व कर सकता है, उसकी बुद्धि और उसकी विवेक कितना है, उसमें बोध कितना है। ठीक है, इस प्रकार से टीचर जो है वो बच्चे का समय समय पर आकलन भी करता है। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा भाई मेरे, चैप्टर नंबर 15वां क्या रहेगा, सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी तथा आकलन। देखो आज अगर हम लोग बात करें बच्चों का आकलन करने में या बच्चों का टेस्ट लेने में या बच्चों का एग्जाम लेने में, अगर आप देखेंगे तो आज भाई इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का खूब ज्यादा प्रयोग किया जा रहा। आप सबको पता होगा ना कि आज बच्चों का जो आकलन किया जाता है उसमें टेक्नोलॉजी का खूब यूज किया जा रहा। अगर आज देखोगे आज तो भाई ऑनलाइन टेस्ट होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं। तो आज जो कह सकते हैं कि आज आकलन करने में या बच्चों का रिजल्ट बनाने में या बच्चों का जो एग्जाम लिया जा रहा है वो सारा किसमें हो रहा, आईटीसी का प्रयोग खूब हो रहा। अगर आप देखेंगे आज कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग है बड़ी संख्या में किया जाता है बच्चों का आकलन करने में। ठीक है, आज शिक्षक बच्चों का आकलन करने में अगर आप देखेंगे ना तो कंप्यूटर का बहुत ज्यादा प्रयोग करता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आज कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के जरिए अगर आप देखें सारी पढ़ाई हो रही है। टीचर बच्चों का आकलन अगर आप देखेंगे तो खास तौर से टेक्नोलॉजी के जरिए ही करता है। उनको ऑनलाइन टेस्ट देगा, उनका ऑनलाइन एग्जाम ले लेगा। ठीक है, उनका एक प्रकार से जो भी चीजें गतिविधि बताएगा उनको पढ़ाया भी ऑनलाइन जा रहा है आजकल। अगर आप देखोगे लैपटॉप के जरिए, पीसी के जरिए, या कह सकते प्रोजेक्टर पर, या कह सकते कि अगर यूट्यूब पर कह सकते हो, या आप गूगल मीट पर, यहाँ पर अगर आप देखें भाई ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही। और शिक्षक भी बच्चों का जो आकलन कर रहा है वो ऑनलाइन ही कर रहा। आज देखो शिक्षक जो रिजल्ट बनाते हैं वो भी कंप्यूटर में बनाते हैं। बच्चों का जो असेसमेंट यानी आकलन किया जाता है वो भी कंप्यूटर में किया जाता है। बच्चों को पढ़ाई लिखाई भी ऑनलाइन हो रही है और बच्चे का आकलन भी टीचर कैसे कर रहा है भाई, ऑनलाइन ही किया जा रहा है आजकल। तो इसी को कहा जाता है सूचना संचार और प्रौद्योगिकी में अगर हम लोग देखेंगे जो पढ़ाने वाला शिक्षक है वो ऑनलाइन गतिविधियों का यानी इंटरनेट का, टेक्नोलॉजी का, कंप्यूटर का, लैपटॉप का खूब प्रयोग कर रहा है। ठीक है,
आज जो आकलन बच्चे का जो आकलन शिक्षक कर रहा हो खासतौर से ऑनलाइन ही करता है। आज क्लासेस भी ऑनलाइन हो रही हैं, एग्जाम भी ऑनलाइन हो रहे हैं, यूनिट टेस्ट भी ऑनलाइन हो रहे हैं, ठीक है। और आज बच्चों का रिजल्ट भी ऑनलाइन आता है, बच्चों का आकलन भी टीचर लगभग ऑनलाइन ही कर रहा है। तो आज अगर देखेंगे आकलन करने में टीचर जो बच्चों का आकलन लगाता है उसको कितना पढ़ समझ में आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है, बच्चा कितना सीख पा रहा है, कितना नहीं सीख पा रहा है, इस प्रकार के सभी आकलन अगर आप देखेंगे तो उसमें टेक्नोलॉजी का कह सकते भाई मेरे भयंकर प्रयोग किया जा रहा है। और कह सकते भाई मेरे बढ़ चढ़ के प्रयोग आज कह सकते कि टेक्नोलॉजी में हो रहा है बच्चों का आकलन करने में। अगला देखिएगा जो हमारा भाई मेरे लास्ट चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 16 क्या रहेगा, आकलन एवं मूल्यांकन में प्रवृत्तियां। भाई आकलन में आज देखोगे आज ऑनलाइन एग्जाम होता है, ऑन डिमांड परीक्षा होती है। आज ऑनलाइन एग्जाम होता है कि आपको पता है ऑनलाइन एग्जाम क्या होता है? एक चीज है भैया ऑन डिमांड परीक्षा। ऑन डिमांड परीक्षा का मतलब होता है कि विद्यार्थी अगर चाहे तो किसी समय भी अपना एग्जाम दे सकता है, उसको ऑन डिमांड परीक्षा बोलते हैं। खास से पहले इग्नू में भी होता था ऑन डिमांड एग्जाम, लेकिन अब वो बंद हो चुका है। ऑन डिमांड एग्जाम का मतलब होता है कि आप बीच में भी एग्जाम दे सकते हैं। जैसे सेमेस्टर चलता है ना, तो बीच सेमेस्टर में भी एग्जाम होता था, जैसे 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, तो 6 महीने के बीच में भी एक बार एग्जाम हो जाता है, तो उसी को बोलते थे ऑन डिमांड एग्जाम। अगला मासिक योग्यता। आज देखो स्कूलों में भाई यूनिट टेस्ट बहुत होता है। आज देखो जो टीचर जो बच्चों का आकलन करता है यूनिट टेस्ट के आधार पे खूब करता है। आज देखो स्कूलों में यूनिट टेस्ट बहुत होते हैं जो महीने में शायद होते हैं, करवाए जाते हैं, जिसके जरिए कह सकते हैं भाई टीचर बच्चों का क्या करता है, आकलन करता है। दूसरा, टीचर बच्चों को जो आकलन करता है वो कई प्रकार रिजल्ट बना करके उसका आकलन करते हैं। जैसे यूनिट टेस्ट लेगा और जैसे जैसे यूनिट टेस्ट में नंबर आते रहेंगे उसी प्रकार से उसका लास्ट आखिरी साल में भी वो लोग क्या कर देते हैं, आकलन करते हैं। तो खास तौर से अगर आप देखेंगे तो आज ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, ऑन डिमांड एग्जाम भी होते हैं। आकलन और मूल्यांकन में अगर आप देखेंगे तो आजकल जो रिजल्ट बनता है उसमें सीसीई का प्रयोग यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी बच्चे का एक एग्जाम में लेकर के मूल्यांकन नहीं किया जाता है, बल्कि पूरे साल उसके मूल्यांकन की प्रक्रिया चलती रहती है। इसी को भैया मेरे सतत एवं और व्यापक मूल्यांकन कहा जाता है। तो 16 के 16 चैप्टर जो हम लोगों ने यहाँ पर बात किया, डिस्कस किया, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। जितना मैंने पढ़ा रखा है इतना आप लोग अच्छे से एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ के जरूर जाइएगा। जो मैंने टॉपिक पढ़ा रखा है और जो मैंने बता रखा, अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन लगभग इसी में से आएगा, ठीक है। और आप लोग अच्छे से इसको लिख पाएंगे क्योंकि बेसिक सा है, पढ़ने पढ़ाने की चीजें हैं। इसमें छात्र टीचरों को कैसे पढ़ाता है, कैसे समझाता, क्लासरूम को लेकर के, कक्षा कक्ष को लेकर के, पाठ्यक्रम को लेकर के, पाठ्यचर्या को लेकर के, आकलन को लेकर के, यही सारे इसमें क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेंगे। तो एग्जाम अच्छे से लिख करके आइएगा। जो जो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा समझाने का प्रयास किया है उसको अच्छे से समझ करके एग्जाम में डिटेल में लिख करके आइएगा, ताकि आपको एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले और आपका नंबर भी भाई मेरे खूब अच्छा आएगा। तो एग्जाम अच्छा करके आएगा। बाकी जो मैंने पढ़ाया है इसी में से आपको ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है।